फिर हम जो है मैं एक और पिक्चर शेयर करूंगा थोड़ी देर तक। जो स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं वो उसको ड्रॉ कर लें, जल्दी से ड्रॉ कर लें, मीन वाइल बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जूम करूं मैं थोड़ा सा? ओके, आई गेस इससे ज़्यादा जूम किया तो स्क्रीन से आउट हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ठीक रहेगा। हाँ फाइन, ठीक है, ओके ओके ओके। यस, ये फिजा ने स्मार्ट काम किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया बस। ओके हारून, ओके। वो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईद वगैरह आपकी अच्छी गुजरी होगी और सब ठीक ठाक होगा आपके घर पे, आप लोग भी। टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ सीज इंशाल्लाह। ओके, जल्दी से ड्रॉ कर लें फिर हम क्लास स्टार्ट करने लगे। हरिया। जी फिजा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है खैरियत से। लॉज ऑफ सी, समुंदर। सीज आप लिखते हैं वैसे? सीज। जी हारून, अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत है। आई लॉ के लेक्चर्स कुर्तलैन पूछ रही हैं बच्चे, इंशाल्लाह। कोशिश तो होगी 10 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो जाए, इससे ज़्यादा आगे ना जाए क्योंकि फिर टाइम की बहुत कमी है और बैचेस भी हैं। सो इंशाल्लाह आई ट्राई कि 10 लेक्चर्स में इंटरनेशनल लॉ ख़त्म कर लूँ। कुछ शॉर्ट नोट्स आप लोगों के रह जाएंगे जो आप लोग खुद करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह 10 लेक्चर में काफ़ी चीज़ें आई क्लियर। स्पेशली वो जो आप लोगों को खुद करना थोड़ा मुश्किल लगती है। यू वेलकम बच्चे, यू वेलकम। अच्छा जी, चलें जी, होगी पिक्चर ड्रॉ होगी। मैं स्टार्ट कर लूँ प्लीज़? ओके जी, चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है, ये पिक्चर मैंने गलती की है कि अपने सामने नहीं रखी हुई है, और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँगा। सो मैं इसको दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेता हूँ। जल्दी से ड्रॉ करें जी, हम फिर स्टार्ट करें। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अभी एवरीवन इज क्लियर नाउ, पिक्चर आप लोगों के साथ है, डन। ओके जी। ओके जी, चले टॉपिक जरा लिख लें जो आज हमने पढ़ने हैं। पहले मैं आपको स्पेलिंग समेत बता दूं ताकि आप लोग फिर बार बार मुझसे स्पेलिंग्स ना पूछें। लिखिएगा, सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स। हाँ जी फिजा, आप करेंगी मुझे इधर स्टूडेंट्स के लिए सब साथ पेश भी करेंगी, और फिर मुझे लेक्चर आखिर में सारा कंपाइल करके सेंड भी कर देंगी, ठीक है। और इधर साथ साथ जो जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिजा आपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर पीछे रह जाते हैं उनके लिए साथ साथ पेश करते जाना है, ठीक है। और एंड में मुझे अपने लेक्चर पे सेंड भी करना है, ठीक है, सारा कंपाइल करके फाइनल करके। ओके, थैंक यू। चलें, अच्छा टॉपिक्स के नाम लिख लें जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है टेरिटोरियल वाटर्स। दूसरा है दूसरा है कॉन्टिजियस जोन, CONTIGIOUS, कॉन्टिजियस जोन। तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
zone, exclusive economic zone. Fourth is continental shelf, CONTINENTAL, continental shelf, SHELF, shelf. Fifth one is, I guess, first is territorial waters, second is contiguous zone, third is exclusive economic zone, fourth is continental shelf, fifth is high seas, HIGH, high seas. Fifth it is high seas. Sixth is archipelagos, ARCHIPELAGOS, archipelagos. Archipelagos. Seventh is ऐसा है दानियाल हारून, ये मैंने फिजा को बोला हुआ है, जैसे वो खत्म होगा, जिस तरह पहले वो कर रही थी, तो वो सारा पेश करेंगे पूरा पूरा एक एक टॉपिक ना, तो जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो उधर से उठा लेंगे, ठीक है। फिर भी किसी का रहेगा ये फिजा ने कर दिया तो वो पेस्ट इसका करती रहेंगी, ठीक है। आर्किपेलागोस। सेवंथ इज रिवर्स एंड कैनाल्स, रिवर्स एंड कैनाल्स, ठीक है जी। 7 टॉपिक मेनली आज हम देखेंगे। इसमें आर्किपेलागोस जो है उसकी मैं मेजरमेंट समझा दूंगा, क्योंकि आज का टॉपिक टोटल डायग्राम से समझाना है। तो आई ट्राई, क्योंकि पिछले बैच को समझ आ गई थी डायग्राम से, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ऑनलाइन समझाने का, तो डायग्राम्स पे टोटली फोकस करना होता है इसमें। सो आई ट्राई कि आप लोगों को भी समझ आ जाए। सेवंथ इज आर्किपेलागोस, अच्छा रिवर्स एंड कैनाल, सॉरी फिजा, ये सारे टॉपिक्स पेश करते हैं। ये जो 7 टॉपिक है रिवर्स एंड कैनाल्स, ये आप लोग खुद कर लेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, एक पेज का है, तो ये आप लोग उधर से कर लेंगे। अच्छा, तूबा ने क्वेश्चन पूछा। तूबा, ये काफी लोग यही सवाल पूछते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है, और कह रहे होते हैं लॉज ऑफ सीज हमारे टॉपिक। कैसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर जाके देखेंगे सजेस्ट रीडिंग में, तो आपको कहा हुआ है कि आपने ये कन्वेंशन पढ़ कर आना है, जो भी मैं लिखवाने लगा हूँ, ठीक हो गया। तो उस कन्वेंशन में ये सारा कुछ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीजें, थोड़ा लिख लें आप लोग। अच्छा, अच्छा, जो कन्वेंशन जिसको डील करते हैं जरा वो लिख लें। कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज 1982, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज 1982। इसका एब्रीविएशन भी साथ लिख लें, UNCLOS, UNC, यूनाइटेड नेशन, C फॉर कन्वेंशन, लॉज ऑफ सीज 1982, UNCLOS 1982। अच्छा, तूबा, आपके क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन सा टॉपिक है, तो आपका जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो नीचे सजेस्ट रीडिंग्स में देखेंगे, तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप ये UNCLOS 1982 पढ़ कर आए, मीनिंग देयर दिस इज लॉज ऑफ सीज, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज बताता जाऊं कि हम जितने भी आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ाए, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, वो सारे इसी कन्वेंशन से हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन टेरिटोरियल वाटर इन द लाइट ऑफ UNCLOS 1982, एक्सप्लेन दिस इन द लाइट ऑफ 1982, एक्सप्लेन दिस इन द लाइट 82, ये अक्सर लिखा होता है। एक्सप्लेन लेट्स से कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द लाइट ऑफ द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, द सेकंड यूनाइटेड नेशंस। तो ये आपको परेशान करने के लिए ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, इसमें घबराना नहीं है, ठीक हो गया, नंबर 1। दूसरा, पेपर में ये नहीं सोचना कि सर ने हमें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज में सी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कुछ भी लिखवा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, वो कन्वेंशन ही पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ कन्वेंशन को, मैं आर्टिकल्स वगैरह को मेंशन नहीं कर रहा, कुछ करूंगा भी जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी मैं आपको कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ। तो आपने सिंपल ये ही एक्सप्लेन करना होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया? अब आप लोगों ने डायग्राम तो ड्रॉ कर ली होगी, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जरा पहले लिखिए टेरिटोरियल वाटर, पहली हेडिंग दे टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का दूसरा नाम जो है दैट इज, लिख लें, मैरी टाइम बेल्ट। मैरी टाइम बेल्ट। जी बच्चे, सब कुछ कन्वेंशन का पार्ट है। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशन का पार्ट है, ठीक है? मैरी टाइम बेल्ट। और इसका तीसरा नाम लिख लें मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन। अच्छा, अब हम जो पहला पोर्शन पढ़ रहे हैं उसके सारे मैं पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जरा पॉइंट्स लिख लें है क्या टेरिटोरियल वाटर्स पे। पहला पॉइंट लिखिए, कोस्टल स्टेट हैज द टाइटल, coastal state has the title over territorial water, over territorial water. In other words, in other words, coastal state has sovereignty. Coastal state has sovereignty over this portion. In other words, coastal state has sovereignty over this portion. Second point लिखिएगा, coastal state has civil and criminal jurisdiction. Third, coastal state has control over resources. Fourth, innocent passage. ये सिर्फ लिख लें, फिर डिटेल में इसमें बाद में लिखवाऊंगा कि है क्या सारा। इनोसेंट पैसेज। और नेक्स्ट लिखिएगा, कोस्टल स्टेट हैज, नहीं सॉरी, अदर स्टेट्स नीड, नेक्स्ट पॉइंट, अदर स्टेट्स नीड consent of coastal state. Other states need consent of coastal state for navigation and overflights. In this portion, in this part. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जरा जो मैंने फिगर की है, लास्ट पॉइंट, अदर स्टेट्स नीड
permission of coastal state for navigation and overflights. For navigation and overflights. अच्छा, अब आ जाते हैं जी, जल्दी से जरा सब डायग्राम की तरफ आ जाएं। और एक चीज, जितना डायग्राम पे फोकस होगा लिखने से ज्यादा, उतना आप लोगों को समझ आ जाएगी, वैसे नहीं आएगी। एक मिनट ठहरे मरियम, पोस्ट कैसे आपको मैंने बनाना है। हम्म, ये जरा एक मिनट स्टूडेंट्स के लिए जरा वेट कीजिएगा, ये मुझे मैडम का मैसेज आया हुआ है, पोस्ट बना दें। क्लिक ऑन हर आईडी, यू विल गेट ऑप्शन। ओके ओके, वेट। मरियम जावेद, ठीक है, ओके। मरियम डन हो गया? ओके जी। अच्छा जी, स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? यस स्टूडेंट्स, ओके ओके, ठीक है। अब हम आते हैं जरा डायग्राम पे। काइंडली सबका फोकस डायग्राम पे होगा, लिखने से ज्यादा। अगर आप डायग्राम पे फोकस करेंगे तो समझ आराम से आ जाएगी। ये मैंने जो आपको डायग्राम बताई है, जिसको मैंने फिगर बी शिफ्ट किया हुआ है। अगर फिगर बी को देखेंगे तो ये देख जरा, देखिएगा फिगर बी में नीचे लिखा हुआ टेरिटरी ऑफ स्टेट। और आज के लिए हम समझ लेते हैं कि टेरिटरी जो है ये पाकिस्तान की है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ स्टेट। और ये फिगर देख लें, लेट्स से आज के लेक्चर के लिए हम ये समझ लेते हैं ये टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, अब काइंडली लिखना नहीं है प्लीज, आप लोग लिख रहे होते हैं, जो मैंने लिखवाना हुआ वो मैं आपको बता दूंगा। तो डायग्राम पे फोकस किया, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा ये वाइड लेक्चर है, जिसमें पिक्चर के थ्रू समझाना होता है, डायग्राम्स के थ्रू। तो फोकस स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इधर उधर हो तो डायग्राम से सारी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी खराब हो जाती है सारी। अच्छा, अब आप देखिए जरा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जहां से मैंने सारे एरोज ड्रॉ किए हुए हैं। इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन लॉ में। ये जरा साथ नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इधर लिखना भूल गया हूँ। सो यहाँ पे आप लिखेंगे ये बेस लाइन है, जिसको हम कहते हैं कोस्टल लाइन। ठीक हो गया, कोस्टल लाइन। ये जो स्टेट लाइन ड्रॉ हुई है, जहां से सारे एरो जो हैं, जितने भी एरोज हैं स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है जी, जहां से इनिशिएट हो रहे हैं स्टार्ट एरोज, वो वाले पोर्शन। अब ये कोस्टल लाइन है, लॉ में इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। अब बेस लाइन क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझें कि आप समुंदर के मतलब आप कोस्टल लाइन पर खड़े हैं, एंड इफ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स सी, ठीक है, तो जो पहला पोर्शन आता है दैट इज टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। डायग्राम में आप देखें, मैंने सारों के एब्रिविएशंस लिखे हैं, TW लिखा, टेरिटोरियल वाटर, एंड दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अच्छा, नॉटिकल माइल्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट 1.8 माइल्स की इक्वल होते हैं। ओके सलार, डायग्राम पे काइंडली फोकस करें। देखें, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, मतलब अगर आप समुंदर के, आप कोस्टल लाइन पे खड़े हैं और इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स सी, तो जो पहला 12 नॉटिकल माइल्स का पोर्शन आएगा उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। नॉटिकल माइल्स जो है ये मेजरमेंट यूनिट है समुंदर में, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट माइल्स के 1.8 माइल की इक्वल होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। दूसरा जो पोर्शन आता है वो है कॉन्टिजियस जोन, दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स, अगर आप डायग्राम पे देखें। उसके बाद तीसरा पोर्शन जो समुद्र का होता है दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक। और उसके बाद फिर लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दैट इज 200 टू 350 नॉटिकल माइल्स, सही है। सो ये पोर्शन है डिफरेंट, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे सारों को। अब हम पहले पोर्शन पे आते हैं, डायग्राम पे फोकस करें। टेरिटोरियल वाटर पे 12 नॉटिकल माइल्स का जो पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का पोर्शन है, अच्छा, ये नॉटिकल माइल लाजमी की मेजरमेंट याद रखिएगा कि अक्सर एमसीक्यू से पूछता होता है।
और इसको काइंडली माइल्स एंड किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। उसको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसने एक आध साल में इनको आई गेस माइल या किलोमीटर्स में पूछा होता है कि कितने बनते हैं, ठीक है। सो पहले से कन्वर्ट करके लिख लें ताकि पेपर में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको आइडिया हो कि कितने किलोमीटर्स या कितने माइल्स में ही बनता है। अच्छा, अब टेरिटोरियल वाटर जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैंने फर्ज किया कि आज पाकिस्तान की टेरिटरी है, लेकिन ये तमाम टेरिटरीज के लिए यही रूल्स है, मतलब दुनिया में तमाम, सवाए कुछ एक्सेप्शंस है जिनका मैं जिक्र थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक हो गया। अब ये जो टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स जो है, ये इसको ऐसे तस्वर कर लें समझने के लिए, अभी मैं सारे पॉइंट्स जो लिखवाए उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बारी बारी। ये 12 नॉटिकल माइल्स ऐसा तस्वर कर लें जैसा स्टेट की टेरिटरी है। मसलन जिस तरह पाकिस्तान के लॉज अप्लाई होते हैं ये किसी भी स्टेट के, लेकिन मैं बार बार वर्ड अब किसी स्टेट नहीं बोल सकता, तो मैं पाकिस्तान बोलूंगा, बट इट इज फॉर ऑल स्टेट्स, सवाए कुछ एक्सेप्शन है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो मैं वर्ड पाकिस्तान बोल रहा हूँ, बट सेम रूल्स है तमाम स्टेट्स के लिए। अब जब पाकिस्तान या किसी भी स्टेट का समुद्र का जो एरिया टेरिटोरियल वाटर का जो होता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, फ्रॉम द कोस्टल लाइन, ठीक है, ये ऐसा तस्वर कर लें जैसे स्टेट की अपनी टेरिटरी है, बल्कि होती स्टेट की टेरिटरी है, तस्वर की बात ही नहीं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के लॉज अप्लाई होते हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है पाकिस्तान की टेरिटरी में, जिस तरह का सिंध में अप्लाई होता है, पंजाब में, बलोचिस्तान में, फेडरेशन में, वगैरह वगैरह, इसी तरह केपीके में, इसी तरह पाकिस्तान के लॉज अप्लाई होते हैं समुंदर में 12 नॉटिकल माइल्स तक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनोसेंट पैसेज, उसमें एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक चीज मैंने फर्स्ट क्लास में कही थी और आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो आपको पॉइंट्स लिखवाता होता हूँ, मैंने कहा था कि इसको आप डायरेक्ट पेपर में नहीं लिख सकते हैं, एक तो ये मीनिंग सही नहीं देंगे, और एक जो है ये आपको मीनिंग से ही कन्वे नहीं करेंगे और ग्रामेटिकल रॉन्ग होंगे। तो ये पॉइंट सिर्फ मैं अपनी आसानी के लिखवाता हूँ आप लोगों के लिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं इस पॉइंट में, ठीक है। अदरवाइज डिटेल आपने ये जहन में रखनी है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो इन चीजों को मेंशन करना है। अब जो टेरिटोरियल वाटर है, जी बिल्कुल, इट्स फॉर कॉन्सेप्ट, ये जो टेरिटोरियल वाटर है इसमें 12 नॉटिकल माइल्स, जो समुद्र का जो पूरा पोर्शन है, इट इज अ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, या इट इज अ टेरिटरी ऑफ कोस्टल स्टेट जिसकी बात मैं करूंगा, जो भी कोस्टल स्टेट है। अब 12 नॉटिकल माइल्स में पाकिस्तान के या कोस्टल स्टेट के हूबहू वैसी लॉज अप्लाई होते हैं जैसे उसकी अपनी टेरिटरी में होते हैं, सवाए इनोसेंट पैसेज के। अब इनोसेंट पैसेज है क्या, ये आप देखिए, मैंने हल्की सी डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है डायग्राम में, 12 नॉटिकल माइल्स के समझ लिया एक रास्ता है, ये भी मैं पूरा आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। वो इंटर होता है, ठीक है जी, और फिर एग्जिट कर रहा है, देखिए एक साइड से इंटर हो रहा है, दूसरी साइड से एग्जिट कर रहा है। सो इनोसेंट पैसेज है क्या, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैं टेरिटोरियल वाटर की डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें इनोसेंट पैसेज को उस, उसके उसको उसको एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो भी डिस्कशन होगी वो इनोसेंट पैसेज में जो लॉज हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा, इनोसेंट पैसेज से बाय पूरे टेरिटोरियल वाटर में, ठीक है। दो क्वेश्चन हैं, देखता हूँ वो कौन स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा, और जिस जिसको कॉन्सेप्ट समझ आते जाएंगे तो वो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन जिनको अंडरस्टैंडिंग होती जाती है तो वो स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो वाले। सो लेट्स सी वो 3 क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कौन मुझसे पूछता है। अच्छा, अब टेरिटोरियल वाटर में पहला रूल आपके जहन में होना चाहिए, नंबर 1, देखें मैं आपको जो क्रक्स बताता हूँ अगर आपके वो माइंड में होगा, आई एम टेलिंग यू कि कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में हो। अब इसका कॉन्सेप्ट टेरिटोरियल वाटर का क्या है कि यहाँ पे स्टेट के लॉज ऐसे ही अप्लाई होते हैं जैसे उसकी अपनी टेरिटरी में हो रहे हैं, नंबर 1, पहली बात। इसलिए मैंने लिखवाया कि स्टेट हैज टाइटल इन दिस पोर्शन। टाइटल से मतलब क्या है कि स्टेट हैज सॉवरेनिटी ओवर दिस पार्ट। अच्छा, सेकंड, स्टेट जो है सॉवरेनिटी हो गई। सेकंड, स्टेट के सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से, इधर क्या मतलब है, जुरिस्डिक्शन का मतलब कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता रहता है, लेकिन आज के लेक्चर में जहां पे भी यूज करूंगा इसका मतलब होता है सिविल जुरिस्डिक्शन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ सिविल लॉज, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन मतलब एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। अब कोस्टल स्टेट का सिविल लॉ भी अप्लाई होगा टेरिटोरियल वाटर में, एंड क्रिमिनल लॉ भी। वो क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि कोस्टल स्टेट की अपनी टेरिटरी में भी अप्लाई हो रहे हैं, और टेरिटोरियल वाटर इज द पार्ट ऑफ स्टेट टेरिटरी। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि स्टेट इधर रिसोर्सेज पे भी स्टेट का राइट होगा, ठीक हो गया। और चौथा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, इनोसेंट पैसेज को छोड़ के 5वें पॉइंट पे आ रहा हूं, कि कोई भी स्टेट
नेविगेशन या ओवर फ्लाइट्स, मतलब इस पोर्शन में इंटर होने लगी है कोई शिप, कोई वेसल। लॉ में वर्ड यूज होता है वेसल। वेसल मीन एनीथिंग विच कैन सेल। तो ये शिप भी हो सकती है, सबमरीन भी, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी वेसल इंटर होगी सेलिंग के लिए, या कोई भी प्लेन इंटर होगा हवाई हदूद में, इसकी एयर स्पेस में, तो वो दोनों पहले कोस्टल स्टेट से परमिशन लेंगे। कोस्टल स्टेट से परमिशन के बगैर कोई भी स्टेट टेरिटोरियल वाटर में इंटर नहीं हो सकती। और याद रहे कि ये हम इनोसेंट पैसेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं, इनोसेंट पैसेज के अलावा जितना पोर्शन है टेरिटोरियल वाटर का, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इनोसेंट पैसेज को छोड़ के टेरिटोरियल वाटर में जब भी कोई स्टेट इंटर होगी, वो कोस्टल स्टेट से कॉन्सेंट लेगी। विदाउट कॉन्सेंट वो नहीं हो सकती। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे की चीजें। इसमें लिख लीजिएगा साउथ चाइना सी का जो इशू है, वो आपको पता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आखिर में। मुझे याद करवा दीजिएगा सिर्फ आपको, ठीक है, कि सर साउथ चाइना सी भी डिस्कस कर लें। सो थोड़ा सा आप लॉस को समझ लेंगे तो आपको मजा आएगा करंट इशू को डिस्कस करने में, या ऐसे भी लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में। सो फोकस करें। अब आ जाते हैं, जरा हेडिंग दें इनोसेंट पैसेज। ये टेरिटोरियल वाटर में ही सब हेडिंग है इनोसेंट पैसेज। एक चीज बताता चलूं कि पहले हम दोनों कन्वेंशन क्लास में पढ़ाते थे, मतलब 1982 का और इससे पहले 1958 का था। लेकिन जब आपका सिलेबस 2015 में चेंज हुआ तो उसने जो 58 का कन्वेंशन था उसको खत्म कर दिया। अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 92 का 1892 का कन्वेंशन है। ठीक हो गया। तो आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ 19 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज का 1982 का कन्वेंशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब टेरिटोरियल वाटर में एक रास्ता है जिसको हम इनोसेंट पैसेज कहते हैं। वो है क्या, जरा उसकी डेफिनेशन पहले लिख, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखिएगा। द टर्म innocent passage may be defined as passing through the territorial sea from high seas to high seas, from high seas to high seas, and proceeding to or from a port, and proceeding to or from a port. पोर्ट सी पोर्ट, बंदरगाह जो होती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पोर्ट, PORT, सी पोर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ। द टर्म इनोसेंट पैसेज में बी डिफाइंड एज पासिंग थ्रू द टेरिटोरियल सी फ्रॉम हाई सीज टू हाई सीज एंड प्रोसीडिंग टू और फ्रॉम ए पोर्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि जो इनोसेंट पैसेज है ये आप डायग्राम पे वापस आएंगे जरा जल्दी से, सब जल्दी से डायग्राम पे। जैसे ही मैं डायग्राम पे कहूँ तो कोशिश करें कि फौरन डायग्राम पे प्लीज आ जाए। अब ये जो इनोसेंट पैसेज है, ये देखें, ये एक ऐसा रास्ता है जो एक हाई सीज से एक शिप को दूसरे हाई सीज तक लेके जाए। मसलन पाकिस्तान की एक साइड पे इंडिया है, दूसरी साइड पे ईरान है, तो ईरान, इंडिया से ईरान तक लेकर जाने का, हाई सीज तक लेकर जाने का रास्ता, या एक सी पोर्ट से दूसरे सी पोर्ट, या इंडिया के सी पोर्ट से ईरान के सी पोर्ट, या किसी और मुल्क के भी हो सकता है। सिर्फ ये मैं मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इनोसेंट पैसेज क्या कर रहा है, एक वेसल को सिर्फ एंट्री और एग्जिट का रास्ता देता है किसी भी स्टेट से। और ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ था, क्योंकि देखें जरा, लेट्स से इंडियन शिप ने ईरान जाना है, तो अब इंडियन शिप बजाय पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के पहले हाई सीज में देखें, ऊपर बिल्कुल ऊपर से अपने टेरिटोरियल वाटर से इंडिया पहले नीचे हाई सीज में अपने जाए, फिर पाकिस्तान के हाई सीज में जाए, फिर ईरान के हाई सीज में जाए, डायग्राम में देखें HS यहाँ पे लिखा, और फिर वापस टेरिटोरियल वाटर में जाए। तो ये काफी लंबा रास्ता पड़ जाता है, जिससे ट्रेड की कॉस्ट बढ़ जाती है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट महंगे होते हैं, और बाकी इस तरह के और मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को फेस करना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये इंटरनेशनल लॉ में रूल रखा गया कि वॉर टाइम में नहीं, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये बात याद रहे, ये पीस टाइम की बात हो रही है। आज अभी जितना हमारा लेक्चर है, ये पीस टाइम की बात है। तो पीस टाइम में जब भी कोई वेसल जाना चाह रही होगी, ट्रेड करना चाह रही होगी, या सेल करना चाह रही होगी, तो हर कोस्टल स्टेट के लिए लाजमी रखा गया, कंपल्सरी किया गया, ये जहन में रख लीजिए कि वो किसी भी फॉरेन वेसल को सेल करने से नहीं रोकेगी। हाँ, टेरिटोरियल वाटर में वो नहीं जा सकती है, लेकिन इनोसेंट पैसेज डिफाइन होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कैसे पता लगता है इनोसेंट पैसेज, तो मैं थोड़ी देर बाद डिफाइन कर दूंगा कि चार्ट्स के ऊपर मेंशन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे,
कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से मिलके दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होते हैं, उस पे वो सेल करते हैं। ठीक हो गया जी। सो वो थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि कैसे डिटरमिन करते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि इनोसेंट पैसेज जो है हर कोस्टल स्टेट के लिए कंपलसरी है कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर में रखेगी, और ये रास्ता होता है किसी भी शिप को इंटर और एग्जिट करने के लिए। और कोस्टल स्टेट इनोसेंट पैसेज को ब्लॉक नहीं कर सकती सिवाय इन कंडीशन में। लिखिए, सेकंड हेडिंग लिखें, कोस्टल स्टेट शैल नॉट, डेफिनेशन के बाद लिखें, कोस्टल स्टेट शैल नॉट stop any foreign vessel in innocent passage except in the following conditions. Except in the following conditions. Except in the following conditions. Number one, any threat or use of force. Any threat or use of force. Second, any exercise or practiced with weapons. Third, collecting information. Third, collecting information. Fourth, any act of propaganda. Any act of propaganda. Fifth, any act of willful and serious pollution. Willful and serious pollution. Next point, any fishing activities. ठीक है, कहाँ से फिजा आपका रह गया था? मैं रिपीट कर रहा हूँ फिजा के लिए, क्योंकि वो सबके लिए पॉइंट्स लिख रही हैं। कितने पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं? यस, काइंडली फिजा मुझे बता दें, क्योंकि आप सबके लिए मेंशन कर रही हैं। फिजा, ये एनी एक्ट ऑफ फिश हारून ने कर लिया मेंशन, ये कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से आगे मैं चल रहा हूँ, एनी एक्ट ऑफ फिशिंग एक्टिविटीज। फिशिंग एक्टिविटीज। कैरिंग आउट रिसर्च। कैरिंग आउट रिसर्च एटसेट्रा। अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके जहन में रहनी चाहिए कि कोई भी कोस्टल स्टेट से मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह आज पाकिस्तान की हो रही है, इस तरह तमाम स्टेट्स, कोई भी कोस्टल स्टेट किसी भी फॉरेन वेसल को इनोसेंट पैसेज में सेल करने से नहीं रोक, एक्सेप्ट इन दी फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, ये आपकी किताब में दो तीन और भी लिखी हुई होंगी, लेकिन मैंने आपको बस मेन कुछ लिखवा दी है, तो वो आप बुक से ऐड कर लीजिएगा काइंडली, दो तीन और चीज प्लीज। सो इन कंडीशंस में अगर कोई शिप इन कंडीशन में फॉल कर रही है तो फिर कोस्टल स्टेट उसको रोक सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स हो, कोई फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हो, प्रोपागेंडा कर रही हो, फिशिंग एक्टिविटी कर रही हो। फिशिंग एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि एक आध मछली, प्रॉपर फिशिंग बिजनेस की बात हो रही है। सीरियस पोल्यूशन हो गया एंड रिसर्च एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इन कंडीशन में कोस्टल स्टेट इनोसेंट पैसेज ब्लॉक कर सकती है फॉर एनी फॉरेन वेसल्स। इनोसेंट पैसेज जो है ये मिलेंगे ट्रेड, तो आपका
होता है। ठीक हो गया अब्दुल्ला, आपके क्वेश्चन सलार क्या कह रहे हैं? नहीं, सलार इनोसेंट पैसेज को गुजरने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, इनोसेंट पैसेज इज ओपन फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक हो गया, बट कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनोसेंट पैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाएं। फिजा ये पेस्ट कर दीजिएगा सारे पॉइंट इकट्ठे। अब आगे आ जाएं, इनोसेंट पैसेज में एक हेडिंग दे दें, सिविल जुरिस्डिक्शन। सलार एंड अब्दुल्ला, आंसर हो गया तो मुझे यस कर दिया करें, सो दैट मैं क्लियर हूं कि आंसर आपको मिल गया, फिर मैं आगे जाता होता हूँ। ओके अब्दुल्ला, यू गॉट इट? हाँ हारून, ये मैंने कोई फिक्स नहीं है कर्व हो या कैसे हो, लेकिन ये मैंने जानबूझ के थोड़ा ऊपर किया है क्योंकि इनोसेंट पैसेज ने ऊपर सी पोर्ट के साथ, मतलब पाकिस्तान का जो लेट से गवादर के पास सी पोर्ट बना है उसको टच करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर किसी शिप ने सी पोर्ट पे कोई सामान लोड करना है और अनलोड करना है तो वो उधर जाए। तो ये जरूरी नहीं है कर्व हो, जरूरी नहीं है कि इनोसेंट पैसेज की ऐसी शेप हो। ठीक हो गया, ये एक फर्जी सा मैंने बनाया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनोसेंट पैसेज होता क्या है। हारून गॉट इट? ओके। अब्दुल्ला को समझ नहीं आया? हाँ अब्दुल्ला, आपको क्या समझ नहीं आया? अब्दुल्ला का क्वेश्चन क्या था? अब्दुल्ला, इनोसेंट पैसेज जो होता है, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ट्रेड रूट। जिस तरह एयर रूट होते हैं ना, जहां से आपके पैसेंजर प्लेन्स आप गुजर के जाते हैं, आपने किसी मुल्क जाना है तो हवाई सफर करते हैं, इसी तरह सी रूट्स भी बने हुए हैं, तो सी रूट्स का एक पार्ट है इनोसेंट पैसेज। ठीक है अब्दुल्ला? अच्छा जी, बच्चे कुर्तलैन, आपने इसको करना है, ड्रॉ करना है ताकि ये हों, लेकिन इससे भी प्रॉपर जो आगे डायग्राम है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया, सही है? अच्छा जी, फरोख बच्चे अलाउ कर रहे हैं। चलें, अब थोड़े से क्वेश्चन मुझे इनोसेंट पैसे, मेरी बात सुनेंगे जरा? थोड़ा सा मैं टेरिटोरियल वाटर जब बंद खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे जाने लगूंगा तो मैं आपके तब क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, इस तरह बेटर रहेगा, वरना बीच बीच में से आप इस तरह पोक करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि लेक्चर वो हो जाएगा। तो जैसे ही मैं एक हेडिंग खत्म करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक हो गया? फिर देन आई आंसर। अच्छा, अब आते हैं आगे। ये आखिरी तला का मैं आंसर करता जाऊं कि एनी एक्ट ऑफ विलफुल और सीरियस पोल्यूशन। हाँ बच्चे देखें, अगर किसी के जहाज में से इतना ऑयल स्पिल हो रहा है जिससे सी लाइफ डैमेज हो रही है, तो उसमें फिर उस जहाज के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि वो हमारे टेरिटोरियल वाटर में आके, कि हमारी फिश इंडस्ट्री जो है वो खराब ना हो, हमारी सी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया तला? अच्छा अब आगे चलते हैं जी, लिखिए। बात हो रही थी सिविल जुरिस्डिक्शन। लिखिए जी, कोस्टल स्टेट शैल नॉट स्टॉप or divert any foreign vessel for the purpose of exercising civil jurisdiction, for the purpose of exercising civil jurisdiction। मतलब ये हुआ, सिविल जुरिस्डिक्शन से मैंने बताया इधर मतलब है एप्लीकेशन ऑफ सिविल लॉज। ठीक हो गया? सो कोस्टल स्टेट इनोसेंट पैसेज में कोई सिविल लॉ अप्लाई नहीं करती। और एक चीज वाजिया रहे, टेरिटोरियल वाटर में मैंने बताया था सिविल लॉ अप्लाई होता है, लेकिन इनोसेंट पैसेज में सिविल लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये फर्क जहन में रखना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखिए, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। जी हारून बच्चे, ये इनोसेंट पैसेज की हम सब हेडिंग लिख रहे हैं, सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ये इनोसेंट पैसेज की सब हेडिंग है। नेक्स्ट लिखिए, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। लिखिए, कोस्टल स्टेट शैल नॉट एक्सरसाइज criminal jurisdiction. Coastal state shall not exercise criminal jurisdiction except except ये इनोसेंट पैसेज की बात हो रही है, मैं रिपीट कर दूं। ठीक है जी, ये क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, सिविल जुरिस्डिक्शन, इनोसेंट पैसेज की सब हेडिंग है। एक्सेप्ट नंबर 1, if the consequences of crime if the consequences of crime
extend to the coastal state. The consequences of crime extend to the coastal state. Second, if the crime is of such a nature that it disturbs the peace of the coastal state, that it disturbs the peace of the coastal state. Third, if the ship is involved in ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है. फोर्थ, if the assistance of local authorities has been requested, if the assistance of local authorities has been requested. अच्छा जी, सिविल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ सिविल लॉज तो इनोसेंट पैसेज में बिल्कुल भी नहीं है, और क्रिमिनल लॉज भी नहीं है सिवाय 4 कंडीशंस के. मतलब इन 4 कंडीशंस पे क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई नहीं होगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ वी सी कि जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें सिविल लॉ भी प्रॉपर अप्लाई होता है और क्रिमिनल लॉ भी प्रॉपर अप्लाई होता है. ठीक हो गया. अब क्रिमिनल लॉ जी इनोसेंट पैसेज में सिर्फ 4 कंडीशंस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज वो भी नहीं अप्लाई होता. पहला कि अगर इनोसेंट पैसेज में कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसके असरात कोस्टल स्टेट तक आ जाए. सेकंड, कि अगर क्रिमिनल लॉ कोई ऐसा क्राइम हुआ है शिप में जो इनोसेंट पैसेज से जारी है जिससे कोस्टल स्टेट का पीस भी डिस्टर्ब हो, कोस्टल स्टेट का भी पीस डिस्टर्ब हुआ है, तब भी हो सकता अप्लाई होगा. कोस्टल स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ अप्लाई करेगी उस शिप में जो कुछ हुआ उसके ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर, उस क्राइम के ऊपर. थर्ड, अगर ये पता लग जाए कि जो शिप है वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और उससे ड्रग्स रिकवर हो जाए, तो फिर भी कोस्टल स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ शिप पर अप्लाई करेगी. और चौथा, इफ द असिस्टेंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज हैज बीन रिक्वेस्टेड. इसमें केस लॉ है, हुआ ये था, उसका रेफरेंस आपकी किताब में दिया हुआ, देख लीजिएगा बाद में. हुआ ये कि एक शिप इनोसेंट पैसे से जा रही थी, तो जो कैप्टन ऑफ द शिप था उसने उसमें ऐसी हुआ कि उस शिप में एक क्रू मेंबर ने दूसरे क्रू मेंबर को अटेम्प्ट टू मर्डर किया, जिसके ऊपर अटैक हुआ तो वो काफी जख्मी हो गया. तो दूसरे ने ऐसा किया कि उसको जो है बचाने, मतलब कैप्टन और क्रू ने बड़ी बचाने की कोशिश की, जो काफी जख्मी हो गया उसको. लेकिन शिप में इतनी मेडिकल एड अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कोस्टल स्टेट से रिक्वेस्ट मांगी कि आप हमें डॉक्टर्स भेज दें, ये मसला है. कोस्टल स्टेट ने मेडिकल एड प्रोवाइड की और जिसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था उसको अरेस्ट कर लिया. जब अरेस्ट कर लिया तो कैप्टन ऑफ द शिप ने कहा कि ये तो हम इनोसेंट पैसे से जा रहे हैं और यहाँ पे आपका क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता. उन्होंने कहा नहीं जी, इस केस में हो जाता है. दोनों चले गए आलमी अदालत के पास. जब आलमी अदालत के पास गए तो आलमी अदालत ने फैसला दिया कि जब भी इस तरह का एक्ट होगा, ठीक है, और वो शिप किसी भी तरह की असिस्टेंस मांगेगी कोस्टल स्टेट से, तो फिर जो है कोस्टल स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ अप्लाई कर सकती है. सो ये लास्ट पॉइंट है, इफ द असिस्टेंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज हैज बीन रिक्वेस्टेड. ठीक हो गया. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे जाऊंगा. थोड़ा सा रिकैप करने के बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, अभी क्वेश्चन ना कीजिएगा. क्वेश्चन मेरा ये है, क्लास से मैं अक्सर पूछता होता हूँ कि क्या वॉरशिप इनोसेंट पैसे से जा सकती है, और एमसीक्यूज भी आया हुआ है. सो अभी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सो आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि वॉरशिप, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि क्या वॉरशिप इनोसेंट पैसे से जा सकती है. याद रखें, 2 तरह की शिप होती है, 2 कैटेगरी की. एक मर्चेंट शिप होती है, एक वॉरशिप होती है. मर्चेंट शिप तो इनोसेंट पैसे से ऑफकोर्स जा सकती है.
वॉरशिप भी इनोसेंट पैसेज से जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये कोई लॉ नहीं है, बट प्रैक्टिकली एक ट्रीटी हुई थी वाशिंगटन और यूएसए के बीच में, उसको सारे मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में हुई थी, उसको यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी कोल्ड वॉर में, उसको सारे फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट। तो वो ये था कि जब भी वॉरशिप इनोसेंट पैसे से जाएगी तो वो पहले इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, और ये बताना जरूरी है कि बात कॉन्सेंट की नहीं हो रही, इन्फॉर्म करेगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि किसी ने वॉरशिप ने अगर इनोसेंट पैसे से जाना होता है तो वो पहले कोस्टल स्टेट को इन्फॉर्म करती है, कोस्टल स्टेट तमाम मेजर्स लेती है, ठीक है जी, डिफेंस के, और फिर वॉरशिप को अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग बेचती है, ठीक हो गया, ताकि किसी भी तरह की कोई मिस हैप ना हो। तो कॉस्ट को जब भी किसी वेसल ने किसी स्टेट ने अपनी वॉरशिप्स भेजनी है इनोसेंट पैसे से, तो पहले क्या करती है कोस्टल स्टेट से उसको इन्फॉर्म करती है, ठीक हो गया, परमिशन नहीं लेती, उसको इन्फॉर्म करती है और फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लेती है। एक मैं रिकैप करता हूँ फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स पे आते हैं। हमारा अभी जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर वो पोर्शन है जो समुंदर, जो कोस्टल लाइन के, जी जी बिल्कुल, इवन एनिमी स्टेट हो सलाद, वॉर में, ये पीस टाइम की बात हो रही है, वॉर टाइम की बात नहीं हो रही, मैंने स्टार्ट में कहा था, ठीक है। अच्छा, आपका जो पहला पोर्शन है 12 नॉटिकल माइल्स तक का, वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, और टेरिटोरियल वाटर में एक और पैसेज होता है जिसको हम इनोसेंट पैसेज कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर के अंदर ही होता है। अब मैं इनोसेंट पैसेज नहीं पढ़ा रहा, मैं टेरिटोरियल वाटर पढ़ा रहा हूँ, उस पैसेज को छोड़ के बात हो रही है। टेरिटोरियल वाटर में कोस्टल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन, कोस्टल स्टेट के सिविल लॉ, कोस्टल स्टेट के क्रिमिनल लॉ, लॉ की दो मेन टाइप है, सिविल एंड क्रिमिनल, तो दोनों अप्लाई होते हैं। कोस्टल स्टेट की सॉवरेनिटी अप्लाई होती है। टेरिटोरियल वाटर में कोस्टल स्टेट जो है वो तमाम रिसोर्सेज पर अब तमाम फुल एक्सक्लूसिव राइट रखती है। कोस्टल स्टेट जो है अपनी सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अप्लाई करती है, सॉवरेनिटी अप्लाई करती है टेरिटोरियल वाटर में। और किसी भी स्टेट की अगर कोई वेसल आना चाह रही है टेरिटोरियल वाटर में, इनोसेंट पैसेज की बात नहीं कर रहे, इनोसेंट पैसेज से बाहर, तो वो टेरिटोरियल वाटर में आने से पहले परमिशन लेगी कोस्टल स्टेट से, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर इज कंसिडर एज टेरिटरी ऑफ द कोस्टल स्टेट। ये ध्यान में आप रख लें, मेन पॉइंट, इट इज कंसिडर एज द टेरिटरी ऑफ द कोस्टल स्टेट, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसी टेरिटोरियल वाटर में एक रास्ता है जिसको इनोसेंट पैसेज कहते हैं। ये दरअसल आपका सी रूट्स का एक पार्ट होता है। ये कोस्टल स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है कि वो आप टेरिटोरियल वाटर में इसको रखे, सो दैट कोई भी स्टेट की शिप आए तो वो इंटर एग्जिट कर सके और उसको लेंथी रूट, लंबा रूट ना पर पूरा करना पड़े। सो टेरिटोरियल वाटर में कोस्टल स्टेट का जो इनोसेंट पैसेज है, इनोसेंट पैसेज से कोस्टल स्टेट किसी को भी नहीं रोक सकती सिवाय उन कंडीशंस के जो मैं मेंशन कर चुका हूँ। अच्छा, कोस्टल स्टेट अपना सिविल लॉ इनोसेंट पैसेज में बिल्कुल अप्लाई नहीं करती है, और अपना क्रिमिनल लॉ चार कंडीशंस पर अप्लाई करती है जो मैंने मेंशन कर दिया है। और एक चीज ध्यान में रहे, अगर आप लोग डायग्राम की तरफ आए, जल्दी से प्लीज डायग्राम की तरफ आए, तो कोई भी शिप इनोसेंट पैसेज में जब जाती है तो इनोसेंट पैसेज से गुजर के इंटर करेगी और एग्जिट करेगी। ये नहीं है कि इनोसेंट पैसेज से देखेगी कि कहीं कोई पिकनिक स्पॉट है तो चलो जी थोड़ी देर के लिए घूम फिर के वापस आ जाएंगे इनोसेंट पैसेज में, ऐसा नहीं है। इनोसेंट पैसेज के रूट को वो नहीं छोड़ सकती है, वो गुजरेगी और एग्जिट कर जाएगी अनटिल अनलेस कि उसने कोस्टल स्टेट के सी पोर्ट पे ना जाना हो। ठीक हो गया जी। अब आपके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं जी। अच्छा, कोशिश करें कि जो प्रैक्टिकल जो सॉरी करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं वो हम आखिर में करेंगे, हर लेक्चर की तरह। अभी सिर्फ आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही वाले आंसर होंगे जो कॉन्सेप्ट के हद तक हैं, ठीक हो गया। बाकी करंट इशू के लेक्चर हम हर लेक्चर में देखते रहे हैं, आप लोग मेरे साथ 3-4 लेक्चर्स गुजार चुके हैं, 5, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम करंट इश्यूज एंड में करते होते हैं। और अभी भी मैंने कहा कि साउथ चाइना सी वगैरह हम आखिर में करेंगे। ओके जी, मैं जरा क्वेश्चंस पढ़ लूँ स्टूडेंट्स के। फरुख अवैस, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। शकील का क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ कि कोस्टल स्टेट जो है अगर वो अलाउ नहीं करेगी वॉरशिप को, तो ये एक मसला इस तरह क्रिएट हो जाता है कि फिर वो शिप भी, वो स्टेट भी और उसके भी तमाम एलाय मना करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोस्टल स्टेट जो होती हैं वो अलाउ कर देती होती हैं ताकि कल को फ्यूचर में उनके लिए मसला ना पड़े। फरोक, मैंने स्टार्ट में कहा था मैं थोड़ी देर बाद आगे जाके आंसर करूंगा कि इनोसेंट पैसेज कैसे डिमार्केट किया जाता है। ये आगे लेक्चर में एक और कुछ टॉपिक आएगा उसमें, अभी थोड़ी देर बाद, तो उसको मैं उसमें डिटेल बता दूंगा। सो फरोक, आपका क्वेश्चन मेरे जहन में है, आई एक्सप्लेन इट कि कैसे डिमार्क किया जाता है, मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था। अब्दुल्ला शाह का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो स्टॉप इनोसेंट पैसेज में इफ दे आर वॉर। अगर देखें वॉर है तो फिर तो नहीं होगा ये, अटैक वटैक ये वॉर नहीं होते हैं। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि
प्रॉपर वॉर एक अलग चीज होती है। जब भी वॉर होती है तो ये एरिया वॉर जोन डिक्लेयर हो जाता है, फिर तो वॉरशिप आ ही नहीं सकती है। लेकिन पीस टाइम में अब्दुल्ला ये अलाउ किया जाता है। ठीक हो गया। मैंने ये वॉरशिप का अब्दुल्ला आंसर कर दिया कि वॉरशिप पहले इन्फॉर्म करेगा, कॉन्सेंट की जरूरत नहीं होती है, इन्फॉर्म करेगा। हारून, एक्सीलेंट क्वेश्चन। वो जो 3 क्वेश्चन थे उनमें से आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आई विल एक्सप्लेन इट आगे। सलार इनोसेंट पैसेज वेरी करता है। ये कोस्टल स्टेट खुद डिमार्केट कर देती होती है, इंटरनेशनल चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिमार्केटेड होते हैं। ये फरूख ने भी क्वेश्चन पूछा है कि कैसे डिमार्केशन होती है या कितने फासले पे होती है। ये सारी चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। फरहान का क्वेश्चन का आंसर मैं आगे करूंगा, लेकिन अभी के लिए आंसर ये कर दूं कि जो जिस शिप की रजिस्ट्रेशन जिस मुल्क के साथ होगी वो उसका उसके साथ बिलोंग करेगी। If state A want to attack state B and state C is the coastal state B and C are friendly states, so could नहीं अदनान, स्टेट सी जो होगी जब तक इसका एलाई नहीं अपने आप को डिक्लेयर करेगी तो न्यूट्रल होगी। तो न्यूट्रल जो स्टेट होती है वो किसी भी तरह की वॉर या अटैक के लिए मदद नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो एलाई डिक्लेयर कर देगी और न्यूट्रल नहीं रहेगी तो फिर वो कर सकती है। फरोख, ये क्या क्वेश्चन मुझे क्लियर कीजिएगा। व्हाट अबाउट द वाटर एरिया अंडर नो मैंस लैंड, व्हाट डज इट मीन? जी, कुरतलैन वॉर टाइम में इनोसेंट पैसेज पे कोई शिप नहीं जा सकती है, क्योंकि सब वॉर जोन डिक्लेयर होता है। तो मर्चेंट शिप किसी भी सूरत, मर्चेंट शिप तो इंटर ही नहीं हो सकती है वॉर जोन में। वो तो टोटली मना होता है। हम आगे केस भी पढ़ेंगे कुरतलैन से रेलिवेंट कि इनोसेंट पैसेज नहीं जा सकती है, बल्कि अभी नहीं, शायद टीटीज में पढ़ेंगे। ठीक है। सो खैर, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए कुरतलैन के जो मर्चेंट शिप है वो भी नहीं जा सकती। जी गुलाम अली, आपका सेम क्वेश्चन आया जो ऊपर हारून ने पूछा है। ये मैं इसका आंसर करूंगा अभी थोड़ी देर में। वो जो 3 क्वेश्चंस मैं कह रहा था स्टार्ट में कि 3 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उन तीनों में से कौन सा पूछते हैं। तो उन दोनों आपने भी वो क्वेश्चन पूछ लिया और उसने हारून ने भी। आई आंसर। नहीं, आज देखें, आप लोग देखें क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे होते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस को पढ़ते रहे। मैं आंसर करता हूँ, फिर नीचे किसी और स्टूडेंट ने वही क्वेश्चन भी किया होता है। अब्दुल्ला, ऊपर मैंने कुरतलैन को खैर उन्होंने प्राइवेट भेजा था। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो मर्चेंट शिप होती है वो वॉरशिप में वॉर टाइम पे नहीं गुजर सकती, अलाउड नहीं है। जिशान, ये सब पर जो लॉज ऑफ सीज में पढ़ा रहा हूँ सब पर अप्लाई होता है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि फिर हम 5-10 मिनट की ब्रेक करेंगे मगरिब के लिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। आए जी, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लिखें जी, कॉन्टीजियस जोन। कॉन्टीजियस जोन नेक्स्ट टॉपिक। कॉन्टीजियस जोन। कॉन्टीजियस जोन को लिखने से पहले थोड़ा सा एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि जो कॉन्टीजियस जोन है, अभी लिखे नहीं, काइंडली इसको सुन लें। कॉन्टीजियस जोन ये है कि जब 1958 का कन्वेंशन बना था। जरा डायग्राम पे आ जाएं जल्दी से सारे जी, डायग्राम पर आ जाएं प्लीज, जल्दी से डायग्राम की तरफ फोकस करें। ये जो सेकंड पोर्शन आप देख लें, सी जेड मैंने लिखा हुआ है कॉन्टीजियस जोन, CONTIGIO US कॉन्टीजियस जोन 24 नॉटिकल माइल से सामने लिखा हुआ है। ये जो सेकंड पोर्शन था 1958 के कन्वेंशन में रखा गया था, जो इससे पहले वाला था। अभी हम 82 पढ़ रहे हैं, इससे जो पुराने वाला था 58 पुराने वाला, उसमें कि जो सेकंड पोर्शन होगा यहाँ पे स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं होगी। डायग्राम्स की तरफ काइंडली गौर से देखें कि इस पोर्शन में स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं होगी, मतलब स्टेट के कोई लॉ अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन स्टेट का इकोनॉमिक राइट एक्सक्लूसिव होगा। मतलब इस पोर्शन में कॉन्टिजियस जोन में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कोस्टल स्टेट करना चाह रही है तो वो उसका एक्सक्लूसिव राइट होगा, वो किसी और स्टेट का राइट नहीं होगा। ठीक हो गया। मसलन अगर पानी से बिजली पैदा करना है या कोई और फैसिलिटी है या फिशिंग का कोई बिजनेस करना है या कोई भी ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट जो कोस्टल स्टेट उठा सकती है समुंदर से, वो सिर्फ और सिर्फ वो बेनिफिट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा, वो जाएगा कोस्टल स्टेट को।
अगर किसी और स्टेट ने अदर देन कोस्टल स्टेट वो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाह रही हैं, तो वो स्टेट्स क्या करेंगी, कोस्टल स्टेट से परमिशन लेंगी। लेकिन जब 1982 का कन्वेंशन आया तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए जरा इसी से नीचे अगर आप लोग डायग्राम में देखें, सीएस से निचला पोर्शन है ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दिस इज 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब 1982 में ईईजी एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी और देखें नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ कोस्टल स्टेट। अब ये देखिए ये 200 नॉटिकल माइल्स है। इसका भी ये पर्पस था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोस्टल स्टेट के कोई लॉज अप्लाई नहीं होंगे, कोई सिविल या क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होगा, कोई सॉवरेनिटी नहीं होगी, ठीक है जी। यहाँ पर कोस्टल स्टेट अपना टाइटल क्लेम या सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती है, लेकिन कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट होगा फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और किसी और अगर स्टेट ने करनी है तो वो कोस्टल स्टेट से परमिशन लेगी, ठीक हो गया। परमिशन के बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकती। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोस्टल स्टेट लॉ बना सकती है, लेकिन बाकी सिविल और क्रिमिनल लॉज अप्लाई नहीं कर सकती, ना ही सॉवरेनिटी क्लेम कर सकती है। अब 1982 के कन्वेंशन में, डायग्राम पे काइंडली फोकस रखिएगा, मैं भी ये सारा लिखवाऊंगा, सारा आपको लिखवाऊंगा, सिर्फ ये लिख लें, एक इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। 1982 के कन्वेंशन में डायग्राम में देखिएगा जो ईजी वाला पोर्शन है ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब देखें कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल है डायग्राम में, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स है, ठीक हो गया। इजी 200 नॉटिकल माइल्स है। तो कॉन्टिजियस जोन देखे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है कि कॉन्टिजियस जोन फॉल कर रहा है दरअसल ईजी के अंदर ही, ऐसे ही है ना कि 200 नॉटिकल माइल्स है और वो 24 है, तो 24 ऑफ कोर्स 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में फॉल कर रहा है। लिहाजा 1982 के कन्वेंशन में, 1982 के कन्वेंशन में कॉन्टिजियस जोन को डिस्कस नहीं किया गया, ठीक हो गया। अब मैं एक लेमैन कॉन्सेप्ट देने लगा हूं समझने के लिए, आप पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। समझ लें कि 1982 में कॉन्टिजियस जोन को चेंज करके उसका नाम ईजी रख लिया गया और उसकी लिमिट 24 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर 200 नॉटिकल माइल्स कर दी। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैंने आपको समझा दी कि पहले 24 नॉटिकल माइल्स एक टर्म थी कॉन्टिजियस जोन, और उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आई सी होता था। लेकिन 82 में इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके 200 नॉटिकल माइल्स कर दिया। सो दोनों का पर्पस एक ही है। अब मैं आपको कॉन्टिजियस जोन नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कॉन्टिजियस जोन इज अ पार्ट ऑफ 1958 कन्वेंशन। 1982 में जो इसकी जगह टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अब हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। गॉट इट जी, समझ आ गया व्हाट इज कॉन्टिजियस एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? सेम यस, ताकि जल्दी से हम आगे चलें, नमाज का टाइम है, उससे पहले हम थोड़ा लिख लें। यस प्लीज, बाकी स्टूडेंट्स ओके ग्रेट। तो चलें जी, लिखिए जरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजी, जल्दी से आ जाएं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजी। अच्छा जी, लिखिए टाइटल डज नॉट बिलोंग्स टू कोस्टल स्टेट, title does not belongs to coastal state. In other words, coastal state has no sovereignty. Coastal state cannot claim its sovereignty. In other words, coastal state cannot claim its sovereignty over this portion. In other words, coastal state cannot claim its sovereignty over this portion. Second point, coastal state has exclusive economic right over this portion and not other states, and not other states. That is मतलब I dot E dot, that is exploration and exploitation of resources, energy generation,
fishing activities, artificial island, artificial islands, pipelines, submarine cables, etc. Other states need consent of coastal state. नेक्स्ट पॉइंट ये आपने लिखना है, ठीक है। अदर स्टेट्स नीड consent of coastal state for all the economic activities but they have से मतलब ब्रैकेट में आगे लिखने अदर स्टेट्स, ठीक है। बट दे हैव फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स, but they have freedom of navigation and overflights. अच्छा जी, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। अगर मैं बाद में एक्सप्लेन करने के दौरान कुछ चीजें लिखवाऊं तो आप अपने लिए लिख सकते हैं। फिजा ये काइंडली पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग दे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यस। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लिखिएगा जी। टाइटल डज नॉट बिलोंग टू कोस्टल स्टेट, title does not belong to coastal state. In other words, coastal state cannot claim its sovereignty over this portion. Second point, coastal state has exclusive economic right coastal state has exclusive economic right that is mean I dot E dot, that is to say exploration and exploitation of seabed, SEACBED, bed, seabed and subsoil, seabed and subsoil, minerals or resources, seabed and subsoil minerals or resources. Third point, other states need consent of coastal state for all economic activities
in this portion, but they have freedom of navigation and overflights. But they have freedom of navigation and overflights. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द स्टेट्स वेरी, वेरी मीन के चेंज होता है, वेरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द स्टेट्स वेरी ड्यू टू, ये ब्रैकेट में लिख लें, ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल सिचुएशन, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द स्टेट्स वेरी, आगे ब्रैकेट में लिखें, ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल सिचुएशन। ब्रैकेट क्लोज। Generally, it is up to 200 nautical miles. Generally, it is up to 200 nautical miles. But it may extend. To 350 nautical miles. But it may extend to 315 nautical miles. 3 nautical miles under special cases. Under special cases. ब्रैकेट में आगे लिख लें, but not more than 350. But not more than 350 nautical miles in any case. But not more than 350 nautical miles in any case. चलें जी, कोशिश करते हैं अजान से पहले, अजान में कितना एक टाइम रह गया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग ब्रेक कर लें। आई गेस एक डायग्राम 10 मिनट्स अभी हैं अजान में। ओके, फिर ऐसे है जी, बच्चे ये सारे बेस लाइन से काउंट होंगे, कोस्टल लाइन से काउंट होंगे, ठीक है। आप ऐसे कर लें, एक चीज, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया सेम ही? यस, अगर बना लिया, क्योंकि मैं दूसरी डायग्राम पोस्ट करने लगा हूँ, आप लोग जल्दी से वो डायग्राम बना लें, फिर नमाज की ब्रेक करते हैं, 20 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, और एग्जैक्ट 20 मिनट्स के बाद 7:30 ब्रेक प्लीज। 7:30 पे वही है बच्चे, असल में बात ये है कि अभी मैं आपको समझाना शुरू करूंगा तो बीच में ही रह जाएगा। आप ऐसे कर लें, चलें डायग्राम बनाना देखते हैं, अभी तो इधर ही है, ये मैं डायग्राम दूसरी पोस्ट करने लगा हूँ काइंडली, अगर आपने वो वाली डायग्राम हो चुकी है, ओके, मैं ये दूसरी फिगर जरा करने लगा हूँ काइंडली, इसको आप लोग वो कीजिएगा, ये मैं दूसरी फिगर करने लगा हूँ। ये आपको दूसरी फिगर मिल गई है जी, देखें जरा काइंडली, शो हो रही है? ओके, जल्दी से ये जरा ड्रॉ कर लें दूसरी फिगर, ये दूसरी फिगर जरा जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। मैं तब तक जरा मैडम से बात कर लूं। मैडम मरियम, आप प्लीज हैं सामने? हेलो। यस सर। जी सर। हाँ जी, अच्छा मैडम, ये भी हम वाइसाम नमाज की ब्रेक कम करेंगे, तो ये मैं इसको लीव करके जाऊं? जी सर, या आपको फिर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है मैडम।
मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ब्रेक करूंगा नमाज के लिए 15 मिनट की, तकरीबन 15-20 मिनट की। तो मैं लीव करूं इसको या फिर म्यूट करके जाऊं? हेलो। मरियम मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी, प्लीज? हेलो। सर आप म्यूट कर दें इसे, माइक ऑफ कर दें बस। अच्छा, ब्रेक में बस म्यूट करके चले जाएं? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने ये जी जी, बोला है कि मुझे आप अभी आवाज आ रही म्यूट कर दें, माइक है। ऑफ कर ठीक है, दें चलें। बस। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर मैं उसको खुद ही अनम्यूट कर दूंगा, आप नहीं कीजिएगा, जब मैं नमाज पढ़ लूंगा, ठीक है? ओके। सर मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैडम, आ गई, आवाज आ गई है। ठीक है, मैंने ये कहा कि मैं इसको म्यूट कर दूंगा और फिर आप अनम्यूट नहीं कीजिएगा, मैं नमाज पढ़ के खुद ही अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? जूम कर दूं थोड़ी सी इसको, इमेज को? बच्चे, जूम की तो स्क्रीन से आउट हो जाएगी, मसला ये है। इससे ज्यादा जूम की तो स्क्रीन से बाहर चली जाती है ना। नो, इट्स फाइन जी, क्लियर है कुछ? जी जी, आप लोग ये बना लें और मैं इसको म्यूट करके जा रहा हूँ, ठीक है बच्चे? 25 है हमारे पास, तो एग्जैक्ट 35 और एग्जैक्ट 40 पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्ट इंशाल्लाह ताला, ज्यादा बस 7:40 पे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, बस 7:40 पे सब ने आ जाना है। चलो जी, अब डायग्राम की तरफ सब फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, और सबका ध्यान डायग्राम की तरफ होना चाहिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो मैंने सिंपल कोई सिर्फ उसको बस समझ लें कि वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर दिया है, ठीक है? दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। अब सारा फोकस काइंडली डायग्राम पे प्लीज रखिएगा, क्योंकि अगर समझना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैंने लिखवाना था वो सब मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है? इसमें अगर आप देखें पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से बी पे टेरिटोरियल वाटर है। ऊपर टॉप पे अगर आप देखेंगे पॉइंट ए से बी मैंने लिखा हुआ है, ए से बी टेरिटोरियल वाटर है। ये जो पॉइंट ए है, दिस इज बेस लाइन, नीचे इसकी जमीन बनी हुई है, मैंने डॉट डाल के ऊपर लाया हूँ स्पेस में। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैंने स्पेस शो की हुई है, ठीक है? फिर ये जो आपको कर्व लाइन सामने समझ आ रही है, ये पानी की पहली तह है, और नीचे फिर डेप्थ में जा रहा है, ठीक है? सो अब आप पॉइंट ए से बी पे देखें, दिस इज टेरिटोरियल वाटर। ये मैंने बीच में डायग्राम में लिखा हुआ है, TW लिखा हुआ, आप देखें फर्स्ट पोर्शन में, और 12 नॉटिकल माइल्स है। पॉइंट बी से सी जो है, ये मैंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शो किया हुआ है, ठीक है? सो ये 200 नॉटिकल माइल्स है, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक? पॉइंट ए से डी तक सारा जो है, आप नीचे बेस पे आए, जहां पे मैंने वर्ड सी बेड लिखा हुआ है, काइंडली जरा देखिएगा, सी बेड। नीचे अगर आप देखें, सी बेड आपको आखिरी लेयर में नजर आ रहा होगा, सी बेड्स। ये सी बेड कौन सा पोर्शन है? ये जब आप समुद्र में जाते हैं, पानी में डेप्थ में जाते हैं, जाते जाते एकदम आप देखेंगे, या आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि समुद्र की हार्ड क्रस्ट स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड क्रस्ट, ठीक है? मड वाला एरिया नहीं, सॉलिड क्रस्ट, जमीन की तह जिसको कहते हैं, समुद्र की तह। इस तह से नीचे जमीन के अंदर, ये नीचे सी बेड से नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जमीन के अंदर का पोर्शन है। आप देखिए इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा हुआ है, ठीक है? सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जमीन के नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा, अगर आप अपने हाथ में गिलास को पकड़ें, तो गिलास में जो पानी वाला पोर्शन है, जहां पे आपको पानी नजर आता है गिलास के अंदर जिस वॉल्यूम में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जहां पे ग्लास की बेस है, जहां पे एंड आता है ग्लास का नीचे, उसको आपने टेबल पे रखा हुआ है लेट से, तो उस ग्लास से अब बेस से नीचे जमीन से, या लेट से आपने ग्लास को जमीन पे रखा हुआ है, ऐसे इमेजिन करें। तो जो पानी का ग्लास है, जहां पे आपको पानी नजर आ रहा है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उस ग्लास से नीचे
सी उसका जो बेड है उसका समझ लें दैट इज सी बेड, उसकी जो बेस है। वॉइस डिस्टॉर्शन आ रही है, ये